मुंबई के पास समंदर में डूबे जहाज के पास नौसेना का ऑपरेशन लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। 37 शव बरामद किए जा चुके हैं, 128 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन कई लोग अब भी लापता हैं। देखिए, उफनते समंदर में 96 घंटे का वो डर, वो खौफ। मैं 11 घंटे समंदर के पानी में रहा हूँ। इसके बाद में नेवी वालों ने आके हम लोगों को बचाया है। मैं तो नेवी को सैल्यूट करता हूँ सर, उन्होंने हमारी जान बचाई, मतलब अपना सब कुछ ये निछावर करके सर उन्होंने हमारी जान बचाई है। बहुत के बाद वो लोग, उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो वही नहीं बचता। ये उस बदकिस्मत बार्स P305 जहाज पर सवार थे जिन्होंने मौत का दूसरा नाम बनकर आए ताउते चक्रवात से कई घंटे तक जिंदगी की जंग लड़ी। पल पल इन्हें मौत खाने को दौड़ती थी, क्योंकि एक तरफ जहां इनका जहाज डूब रहा था, वहीं दूसरी तरफ समंदर में 100 किलोमीटर की रफ्तार का तूफान हाहाकार मचा रहा था। ये लगातार नौसेना से बचा लेने की गुहार लगा रहे थे। वहीं नौसेना के सामने भी चुनौती आसान नहीं थी। एक तो तूफान प्रलय लाने पर तुला था, वहीं समंदर में 30 फुट तक ऊंची लहरें उठ रही थी। बारिश इतनी मूसलाधार कि कुछ दिखाई ना दे। इन्हीं हालातों में नौसेना के जवानों ने ताउते के कहर में फंसे 4 अलग अलग जहाजों से लोगों की जान बचाने का ऑपरेशन शुरू किया। उनमें से सबसे छोटा जहाज बार्स P305 मुंबई से 35 नॉटिकल मील की दूरी पर धीरे धीरे डूब गया। नौसेना के जहाजों और हेलीकॉप्टर्स की मदद से शुरू किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में बार्स P305 जहाज से जैसे तैसे 188 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 37 लोगों की जान चली गई, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं 50 सदस्यों का पता नहीं चल सका है। सर, हम लोग 1GC का काम कर रहे थे। हम लोग ये चीज HRD प्लेटफॉर्म पे, आयरलैंड पे हम लोग सर 24 घंटे तक थे उधर ही। 17 तारीख से सर हम लोग 18 तारीख का रिकवरी हम लोग हो गए सुबह के टाइम में। हम लोग का नेवी वाले रिक्शा किए, बहुत अच्छे से रिकवरी किया हम लोग को। वो लोग बहुत बोले तो अच्छे से वो लोग अपना ये किया। बच गए तो अभी इससे बड़ा क्या चीज हो सकता है? नया जन्म बोला जाएगा सर मौत को। हाँ सर, बहुत हेल्प किया उसने, इंडियन नेवी ने। हाँ सर, घंटों तक पानी में थे, 8-10 घंटे तक। रेस्क्यू में INS कोलकाता और INS कोच्चि की मदद ली गई। मदद के लिए मुंबई पहुंचे INS कोलकाता से बचाए गए लोगों के साथ ही तूफान में जान गंवाने वालों के शव लाए गए। INS कोच्चि भी एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो गया। नौसेना के सामने बार्स P305 के 50 लोगों का पता लगाने की चुनौती है, जो 4 दिन बाद भी लापता हैं। अपने जहाज जो थे उनको यहाँ से एक एक करके सेल करना शुरू कर दिया। यह भी आपको जानकर आपको जानना चाहिए कि अभी आज की अगर हम बात करें तो हमारे कई जहाज जो हैं वो समुद्र सेतु 2 में लगे हुए हैं, जो कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कंटेनर्स लेकर के आ रहे हैं। बचाव के इस अभियान में कोस्ट गार्ड की यूनिट भी शामिल हो गई है। उनके साथ ही नौसेना के जहाज INS तेग, बेतवा, ब्यास, P-81 विमान और सी किंग हेलीकॉप्टर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अभिषेक भल्ला और मंजीत नेगी के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, बार्ज P305 के हादसे को लेकर दिल्ली से महाराष्ट्र तक अब सियासी लहरें भी उठने लगी है। दरअसल कांग्रेस नेता
सचिन सावंत ने सीधे गैस पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। वहीं नवाब मलिक भी केंद्र को घेर रहे हैं। नवाब मलिक ने कहा है कि मौसम विभाग ने 3 दिन पहले तूफान की चेतावनी दी थी, लेकिन ओएनजीसी ने चेतावनी पर ध्यान ही नहीं दिया। हादसे की जिम्मेदारी तय कर गुनाहगारों को सजा मिलनी चाहिए। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता सचिन सावंत ने कहा कि ये प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित त्रासदी है। सावंत ने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। Despite this alert by state and IMD, ONGC has neglected the alert. The 600 workers' lives were in danger. They were not shifted to the safer place. And due to that, one of the barge has been drawn. 37 people lost their life. More than 40 people are still missing. The responsibility should be fixed. और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। पंकज उपाध्याय मुंबई से जुड़ गए हैं, सौरभ अक्तानिया भी हमारे साथ है। सबसे पहले पंकज, आपका रुख करते हुए, जाहिर तौर पर गैर जिम्मेदाराना रवैया था, लापरवाही बरती गई है, यही वजह है 37 लोगों की जान गई है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन क्या यह वक्त है किसी के इस्तीफा मांगने का, किसी की जिम्मेदारी तय करने का? क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये सेना के मनोबल पर असर डालता है इस तरह की राजनीति करना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी फोकस होना चाहिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो इस वक्त भी चल रहा है। दर्शकों को जानकारी दे देना चाहते हैं कि इंडियन नेवी ने बताया है कि INS कोची को एक बार फिर से रवाना कर दिया गया। अच्छी बात तो इस वक्त सिर्फ इतनी है कि समंदर इस वक्त थोड़ा शांत नजर आता है। बीच समंदर में उतनी तेज हवाएं इस वक्त नहीं चल रही हैं, तो इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड के साथ इस वक्त जो मिलकर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है उसमें शायद इस वक्त उसको थोड़ी मदद जरूर मिलेगी। लेकिन इस वक्त इंडियन नेवी के अधिकारियों का भी कहना है कि कुछ लोग शायद उन्हें एज सर्वाइवर्स मिल जाएं। ये कह पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वक्त धीरे धीरे और ज्यादा बीतता जा रहा है। 17 मई को बाज P305 ने करीब 8:30 से 9 बजे के बीच में एक SOS दिया था। इंडियन नेवी का कहना है कि यूं तो बड़े शिप्स को रेडी होने में, ऑर्गेनाइज होने में, सेट सेल करने में 3 से 4 घंटे का वक्त लग जाता है, लेकिन साइक्लोनिक एक्टिविटी को देखते हुए वो पहले से ही तैयार था और 1 घंटे के अंदर ही अंदर यानी 10 बजे INS कोची सेट सेल कर गया। लेकिन 35 नॉटिकल माइल्स तक पहुंचते क्योंकि तेज हवाएं थी, समंदर बहुत ज्यादा उग्र था, इसलिए शाम को 4 बजे ही INS कोची उस साइट पर पहुंच सका और उसने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। आज अभी इस वक्त भी ऑपरेशन चल रहा है। कोस्ट गार्ड की मदद ली जा रही है, इंडियन शिप्स वहां पर मौजूद हैं, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स वहां पर मौजूद हैं, हेलीकॉप्टर्स वहां पर मौजूद हैं। यानी INS ने अपनी पूरी यहां पर जितनी ताकत है वो झोंक दी है पता लगाने में क्या कोई सर्वाइवर्स मौजूद हैं या नहीं है। और ऐसे समय में जब इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड मानो उन्होंने अपनी पूरी माइट लगा दी है, यहां पर MVS सरकार है जो राजनीति करते थक नहीं रही। सौरभ अक्तानिया भी हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, लगातार ये ऑपरेशन जारी है, 4 दिन बीत चुके हैं, कई चैलेंजेस, चुनौतियां पहले ही बताई जा चुकी हैं कि इस पूरे ऑपरेशन में आ रही है। अभी करंट स्टेटस क्या है? कुछ लोग अभी भी जिंदा हो सकते हैं, इस तरह की उम्मीद जाहिर की गई है। जी देखिए नेहा, उम्मीद पर दुनिया कायम है और अभी भी जो भारतीय नौसेना है और साथ ही कोस्ट गार्ड है, जिस तरीके से पंकज बता रहे थे, पूरी जोर से कोशिश करी है कि कहीं ना कहीं और कोई सर्वाइवर्स मिल ही जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग मिसिंग है और सिर्फ वो मुंबई की नहीं पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से है। जो परिवार वाले हैं वो बहुत ही दुख में है, सदमे में है, क्योंकि उनको इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। उनको यही उम्मीद है कि भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड मिल के कहीं ना कहीं उनके जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको बचा सके। जो लेटेस्ट दूसरी जानकारी नेहा मैं आपको दे दूं इसके अंदर कि मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में अब ADR दाखिल कर दिया गया है। अब हमें ये बताया जा रहा है कि वो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। महाराष्ट्र सरकार ने तो साफ कह दिया है कि इसके अंदर सेक्शन 304 यानी कि डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस के तहत FIR दर्ज की जाए। सीधे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो झड़प सामने वापस आ रही है, लेकिन ये कोई समय नहीं है जिस पर आप राजनीति करें। लेकिन मुंबई पुलिस ने इसी बीच अब एक प्रोसेस है कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाएगा नेहा, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि IMD ने जब पहले से ही वार्निंग दे दी गई थी
तो क्यों वो बाज वहां पर इतने सारे लोगों के साथ वहां पर बीच समंदर के इतने अंदर थी, वो कोस्ट पर वापस क्यों नहीं आई? कहीं ना कुछ तो लूपहोल्स होगा कि इतने सारे लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर इस साइक्लोन तौते के बीच में रहना पड़ा। तो ये सबसे बड़ा जो पार्ट है, जो इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ और पंकज, आप दोनों का इस तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए। और इस बीच देश के पश्चिमी इलाकों में ताउते का खतरा टलने के बाद पूर्व से एक नया खतरा दस्तक दे रहा है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में एक नए तूफान को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। इस तूफान का नाम यास है, जिसके निशाने पर खासतौर पर ओडिशा और पश्चिम बंगाल है। सवाल यही कि आने वाला ये नया तूफान कितना खतरनाक साबित हो सकता है। यास नामक ये तूफान ताउते से शक्तिशाली है या फिर कमजोर है, और इससे कौन कौन से राज्य प्रभावित होंगे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पहला नंबर यास का है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी मध्य खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में कम दबाव बना हुआ है। पूर्व मध्य और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में लगातार बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से सुपर साइक्लोन आ सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, जिसके मुताबिक 25 मई की शाम ओडिशा के तटीय इलाकों में मध्यम से लेकर तेज बारिश हो सकती है। 23 मई को अंडमान सागर और इससे सटे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। 24 से 26 मई तक पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तेज हवाएं चल सकती हैं। 25 से 27 मई के दौरान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों में तूफानी हवाएं चल सकती हैं। 23 मई को अंडमान सागर और उससे सटे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर समंदर की लहरों की स्थिति बहुत खराब होगी। 25 से 27 मई के दौरान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट पर समंदर की लहरें प्रचंड रूप धारण करेंगी। यास तूफान की आहट के साथ ही मौसम विभाग ने मछुआरों को सलाह दी है कि वो 23 से 25 मई तक बंगाल की खाड़ी के गहरे समुद्री इलाकों में न जाएं। साथ ही 25 से 27 मई तक ओडिशा और बंगाल की खाड़ी में न जाएं। जो मछुआरे गहरे समुद्र में हैं, उन्हें 23 मई तक लौट आने की सलाह दी गई। आज तक ब्यूरो। और अब बात दिल्ली की बारिश की, जिसने तोड़ दिए हैं सारे रिकॉर्ड।
ताउते तूफान के बाद दिल्ली में बारिश और तापमान का रिकॉर्ड टूट गया है। 70 साल में मई में सबसे ठंडे दिन का दिल्ली ने सामना किया। आज भी उत्तरी भारत में बारिश की चेतावनी है। सड़कें टूट गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेकिन मई का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। दिल्ली की सड़कें तेज हवाओं और भारी बारिश की कहानी कह रही है। बीती रात से सुबह तक बारिश की इतनी भारी डोज दिल्ली वालों को मिली कि शहर पानी पानी हो गया। मौसम विभाग ने पहले ही सावधान कर दिया था कि तूफान और बारिश के उफान के लिए लोग तैयार रहें। मई महीने में चिलचिलाती गर्मी की जगह सुबह 5 बजे तक करीब 119 मिलीमीटर बारिश की भारी खेप ने दिल्ली को जमा दिया। मई के महीने में तापमान एक वक्त तो 21 डिग्री सेल्सियस तक जा गिरा। बारिश और गिरते तापमान ने साझा तौर पर कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली के आसमान पर आज और कल भी बारिश के बादल मंडराते रहेंगे, लेकिन आज दिल्ली की सड़कें लबालब दिखी। दिल्ली में 24 घंटा बारिश के साथ साथ ये जल भराव देखना को कई जगह पर मिल रहा है। हम इस वक्त हैं हौज रानी एरिया में, जहां पर आप देख सकते हैं कि सड़क पर काफी हद तक पानी भरा हुआ है और इस जल भराव की वजह से कुछ गाड़ियां भी खराब हैं। लोग जो आ जा रहे हैं वो किस तरह से पानी के बीच में से जा रहे हैं और इस तरह का जल भराव दिल्ली में कई जगहों पर देखने को पिछले 24 घंटों में मिला है, क्योंकि नालों की सफाई अभी दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू नहीं की हुई है। प्रगति मैदान में हम इस वक्त मौजूद हैं। सड़कों पर लबालब पानी जो है वो इस वक्त भरा हुआ है। तमाम जो गाड़ियां हैं उनको पानी से होकर के ही जो है वो गुजरना पड़ रहा है और ये स्थिति दिल्ली के तमाम कई इलाकों में इस वक्त जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि कल जिस तरीके से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था वो बारिश का जो सिलसिला है वो देर रात तक जारी रहा, सुबह तक जारी रहा। दिल्ली से सटे एनसीआर के इलाकों में भी मौसम का मूड बिगड़ा रहा। नोएडा से लेकर गाजियाबाद, गुरुग्राम में भी बीती रात से सुबह तक बारिश के बादल गरजते रहे। समंदर में ताउते तूफान गरजता रहा तो इधर मैदानी इलाकों में बेमौसम बारिश ने ताकत दिखा दी। उत्तर भारत के कई शहरों में भी बारिश ने गर्मी पर फिलहाल विजय पा ली। आज भी कई इलाकों में मौसम हवाओं और बारिश के साथ माहौल सर्द रखेगा। आज तक ब्यूरो।